पीयूसी सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं एक कहानी यह भी आत्मकथा। इसकी लेखिका है मनु भंडारी जी। अब तक हमने आत्मकथा में देखा कि किस तरह से लेखिका अपने बचपन से लेकर अपने कॉलेज के जीवन तक की यादें हमारे साथ बटोरती हैं। उस दौरान किस तरह से साहित्य की तरफ, लिटरेचर की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराने वाली उनकी प्राध्यापिका उनके लिए बहुत ही महान बन गई और उन्हीं के इंस्पिरेशन की वजह से लेखिका बन पाई और बहुत सारे अलग अलग लेखकों को पढ़ते हुए, उनसे ज्ञान लेते हुए और उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए वो आगे बढ़ी और वो भी खुद विचार विमर्श करने लगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि 1946 और 1947 के समय में माहौल कैसा था और उस माहौल में किस तरह से विद्यार्थियों का सहभाग था, क्योंकि ये समय देश की आज़ादी के लिए लड़ने का समय, तीव्रता से लोग जो है ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहे थे और उसमें हर व्यक्ति कैसा काम क्यों ना वो करता हो, हर व्यक्ति जो है शामिल होना चाहता था, अपनी ओर से कुछ न कुछ योगदान देश के लिए देना चाहता था और उसमें ये विद्यार्थी भी शामिल थे और उसमें हमारी लेखिका मनु भंडारी भी एक हिस्सा थी। और उसके बीच पिताजी के साथ उनके जो छोटे मोटे झगड़े या वाद विवाद होते थे उनके बारे में उन्होंने ज़िक्र किया कि पिताजी चाहते थे कि वो सोशल हो जाए, वो सब कुछ सीखें, वो राजनीति सीखे, पर वो सड़कों पर नारे लगाते, जुलूस निकालते हुए लड़के लड़कियों के साथ घूमे, ये उन्हें कतई पसंद नहीं था। तो इस तरह से पिताजी का भी उन्होंने वर्णन किया है कि उनका क्या मत था और इस तरह से कॉलेज के जीवन के बारे में यहाँ पर लेखिका हमें दर्शाती है कि किस तरह से वो देश के प्रति और अपने लेखन के प्रति अग्रसर हो रही थी। इसके साथ ही लेखिका ने हमें और एक कहानी बताई कि जब कॉलेज से पिताजी को लेटर आया कि आप आकर मिलिए और आपकी बेटी पर हम कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाले हैं, तो पिताजी जाते हैं तो सभी जब उनको समझ में आता है कि ये एक लीडर की तरह आगे बढ़कर लड़कियों को देश के लिए कुछ करने के लिए आगे लेकर जाती है, तो उनका जो गुस्सा है वो गर्व में बदल जाता है। तो इसके आगे की कहानी हम आज पढ़ेंगे। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था और जो नहीं करते थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाज़ार के चौराहे पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी। अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे लड़के सीधे साधे लड़कों के साथ, उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रहा है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। ऐसे पिताजी ने कहा कि यहाँ पर मनु भंडारी जी और एक कहानी और एक किस्सा अपने जीवन का सुना रही है कि उसमें
एक दिन था, उस दिन सभी लोग जो विद्यार्थी थे वो सभी आज़ाद हिंद फ़ौज के साथ, आज़ाद हिंद फ़ौज यानी अलग अलग प्रकार की जो ग्रुप्स थे वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जैसे भगत सिंह था, भगत सिंह के सारे जो आपको पता है, और उसके साथ साथ अन्य गांधी जी के साथ अलग अलग प्रकार के लोग जो तो लड़ रहे थे। तो उन सभी जो देशवासियों के साथ उन्होंने एक नारा लगाया था कि ब्रिटिशों को बाहर निकालना है किसी भी प्रकार से, और अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे लोग बाहर निकले। और उस समय आज़ाद हिंद फ़ौज का मुकदमा चल रहा था। कई जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों को जेल में डाला जाता था, बिना वजह उनको फांसी पर लटकाया गया है। हम बहुत सारे लोगों के बारे में इतिहास में ये पढ़ते सुनते हैं। तो ऐसे लोगों का मुकदमा जो चल रहा था आज़ाद हिंद फ़ौज का, तो उस आज़ाद हिंद फ़ौज के मुकदमे के लिए सब लोगों ने क्या किया था, जैसे कॉलेज, स्कूल, सभी दुकान, बाज़ार सब कुछ बंद कर दिया था उनको सपोर्ट करने के लिए। और शाम को एक नुक्कड़ पर, एक चौराहे पर इकट्ठा होकर ये सभी विद्यार्थी लोगों को इंस्पिरेशनल भाषण देते थे। तो उस भाषणबाजी में मनु भंडारी भी भाषण कर रही थी, और पिताजी के मित्र ने देखा और वो घर जाकर पिताजी को बोलने लगे कि पता है कि आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर उल्टे सीधे लड़कों के साथ वो सड़कों पर घूमती है, भाषणबाजी करती है, ये अच्छे घराने की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। इसलिए पिताजी को आकर वो बताकर चला गया। दकियानुसी मित्र यानी एक अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना, जो हमेशा नेगेटिव देखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हर चीज़ में पॉजिटिव देखने वाले लोग होते हैं। तो ये एक ऐसा मित्र था जो आग लगाने वाला था, और घर आकर उसने क्या किया, पिताजी के कान भरे मनु भंडारी के और बोले कि ये शोभा नहीं देता है हमारे घराने की लड़कियों के लिए कि आप ऐसे लड़कियों को बाहर नारेबाजियाँ करने के लिए, हड़ताल मचाने के लिए आप भेजें। तो इतना सुनकर पिताजी तो आग बबूला हो गए, बहुत ही गुस्सा हो गए मनु भंडारी के, और माँ को गुस्से से कहने लगे अब यही बच गया था कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं, और अभी बंद कर दो इस मन्नू का बाहर निकलना। ऐसे पिताजी ने माँ को बता दिया। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकलो भी और निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। तो लकीली उसी शाम रात होने पर मनु भंडारी घर गई, और घर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके और एक मित्र आए हुए हैं, अम्बालाल जी। और अम्बालाल जी, डॉक्टर अम्बालाल उनका नाम है, और वो बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति है अजमेर शहर के। वो आकर बैठे और जैसे ही मनु भंडारी अंदर आती है कि आओ मन्नू, मैंने तुम्हारा चौपड़ पर भाषण सुना और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं भागते हुए तुम्हारे पिताजी को बोलने आया, और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू करके वो गर्व के साथ बोलने लगे। और पिताजी को, यानी मनु भंडारी के पिताजी को वो कहने लगे, भंडारी जी घर से बाहर निकला करो, क्या हो रहा है घर के बाहर? आप देखो आपकी बेटी भाषण कर रही है 4 लोगों में, है ना, कि वो आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है। यू हैव मिस्ड समथिंग, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो धीरे धीरे पिताजी का वो जो गुस्सा था वो निकल गया, और उनके चेहरे पर जो आनंद था वो अभी प्राउड फीलिंग में, गर्व की एहसास में बदलने लगा।
और अंदर जाने के बाद माँ से दोपहर की कहानी सुनने के बाद मनु भंडारी को राहत मिली कि बच गई मैं, बाल बाल बच गई, नहीं तो घर आने के बाद मुझे डांट पड़ती। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के साथ धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? तो मनु भंडारी यहाँ पर कहती है कि मुझे पता नहीं कि अम्बालाल जी ने मेरी इतनी तारीफ़ क्यों की, पर मुझे आज इतने सालों के बाद जब वो बहुत ही बड़ी राइटर बन चुकी है तो उनको लगता है कि मैं जब 11-12 में थी, 11वीं में कक्षा में थी, तब मैंने क्या भाषण दिया होगा मुझे पता नहीं, पर किस वजह से वो इम्प्रेस हुए वो भी पता नहीं, क्या मेरा भाषण हुआ होगा उस वक्त। पर इतना ज़रूर मुझे लगता है कि अजमेर जैसे शहर में उस ज़माने में किसी लड़की का खड़े होकर ऐसी अपनी बात को रखना, लोगों के सामने अपनी बात को व्यक्त करना, ये शायद बड़ी बात होती होगी 1946 में, 47 में। और इसीलिए शायद लोगों ने मुझे, या पिताजी के मित्र ने मुझे इतना सराहा, उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो उसके बाद पिताजी की मनस्थिति के बारे में यहाँ पर लेखिका कहती है, पिताजी की बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि वो दो तरह के अंतर विरोधों में, द्वंद्व में जीते थे। उनका माइंड बहुत ही ड्यूअल रहता था कि वो एक और बोलते थे कि विशिष्ट बन के जीना चाहिए, हमें बहुत ही अच्छा काम करना चाहिए समाज में और कुछ कमाना चाहिए, यानी केवल पैसा नहीं, नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत कमानी चाहिए, हमें विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, ये एक और कहते थे। और दूसरी ओर हमारे बाहर जाने से उनको दिक्कत आती थी, वे दोनों तरफ से सोचते थे। और क्या ये संभव है कि हम नाम भी कमाएं, इज्जत कमाएं, हम विशिष्ट स्थान ग्रहण करें और हमें बाहर भी नहीं निकलना चाहिए? तो ये संभव नहीं है कि हम ये दोनों भी रास्ते जो है, यानी समाज का एक तरफ डर की लड़की है, बाहर जाएगी तो क्या कहेंगे, ये डर उनको था, दूसरी तरफ लड़की अच्छा काम कर रही है, इसका गर्व भी था। पर हमें दोनों में से कोई ना कोई एक राह चुननी होती है और दोनों एक साथ नहीं जा सकते। अगर हम समाज की सोचेंगे तो ऐसा कोई अलग काम हम डेफिनेटली नहीं कर सकते। ये बात शायद मेरे पिताजी नहीं समझ रहे थे, ये उनको, मनु भंडारी को लगता था। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दी कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग मचे और इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं को प्रवेश निषिद्ध कर दिया। यानी 1947 मई में जो है कि शीला अग्रवाल जो लड़कियों को देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में या देश के लिए कैसे लड़ना चाहिए ये सिखाती थी, तो ब्रिटिशों को तो ये बात पसंद नहीं थी कि कोई भड़काऊ भाषण लोगों को दे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही पता लगा तो कॉलेज वालों ने, प्राइवेट कॉलेज था और वो शायद जो है ब्रिटिशों के अधीन ही चलता था, तो उन्होंने वो शीला अग्रवाल जैसी जो प्राध्यापिका थी उनको निकाल दिया और कुछ लड़कियां जो लीडर थी उन लड़कियों को रस्टिकेट कर दिया और क्लासेस बंद कर दी 3rd ईयर की। तो इस तरह से परिणाम हुआ। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत
बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। तो हमने बाहर रहकर कॉलेज बंद होने के बाद, कॉलेज से हमें निकालने के बाद भी वही किया जो हम देश के लिए करना चाहते थे। पर मई में हमारे क्लासेस बंद किए हुए थे, पर अगस्त में तो उनको खोलने ही पड़े, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिल गई देश को, और उस दिन हमें कॉलेज में उनको लेना ही पड़ा। और हमें बहुत खुशी हुई कि हम जीत गए। और उस खुशी के सामने कॉलेज वालों ने खुद कॉलेज खोला और हमें बुलाया। इसकी खुशी एक बड़ी खुशी के सामने छोटी बन गई। वो कौन सी खुशी थी? वो खुशी थी देश को आज़ादी मिलने की खुशी। 15 अगस्त, शताब्दी के सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, यानी उस समय उन्हें आज़ादी मिली और कॉलेज खोले गए और सबको फिर से कॉलेज में बैठने की या पढ़ने लिखने की परमिशन मिल गई। इस तरह से मनु भंडारी ने अपने जीवन के बहुत सारे पहलू इस आत्मचरित्र में जोड़े हैं। आशा है आपको समझ में आए हैं। अगली क्लास में फिर एक बार इसका सारांश बताते हुए मैं आपको इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा ज़रूर आपके साथ करूँगी। तो आप और एक बार इस लेसन को पढ़ लें और इसके प्रश्नोत्तर जितने हो सके अपने आप बनाएं। और कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझे बिल्कुल आप मैसेज करने में हिचकिचाहट मत रखिए और मुझे कभी भी आप पूछ सकते हैं। और अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे और सारांश रूप में पूरा लेसन और एक बार मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।